कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग वैद्युत दुधुर्व पढ़े और स्वाति वर्मा जी, वैद्युत दुधुर्व का मतलब है समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर हो तो यही संरचना वैद्युत दुधुर्व होती है। याद आया? और आपको बताए हैं वैद्युत दुधुर्व के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा दुधुर्व की अक्ष कहलाती है। दुधुर्व की अक्ष का मध्य बिंदु दुधुर्व का केंद्र कहलाता है। केंद्र से धन और ऋण दोनों आवेश बराबर दूरी यल पर होते हैं और इस प्रकार वैद्युत दुधुर्व के अक्ष की संपूर्ण लंबाई 2l होती है। एक चीज समृद्धि और भी समझाया मैंने कि किसी वैद्युत दुधुर्व के आवेशी परिमाण क्यों और दुधुर्व के अक्ष की लंबाई 2l का गुणनफल क्यों और 2l का गुणनफल वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण कहलाता है। P से डिनोट किया जाता है। चित्र में अगर बात करें, आप सब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर यहाँ एक स्थान A है और जहाँ कोई आवेश रख दिए हैं -q कूलाम का। दिखा सबको? एक आवेश कितने कूलाम का रखा है? और इसी आवेश के बहुत नजदीक, बहुत पास स्थान B पर एक आवेश +q रख दें तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि दो आवेश हैं जो समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए यह रचना वैद्युत दुधुर्व है। वैद्युत दुधुर्व का यहाँ बच्चों केंद्र O है। केंद्र O से l दूरी पर धन आवेश और l ही दूरी पर माइनस आवेश। वैद्युत दुधुर्व जो चित्र में दिखाई दे रहा है, AB के अक्ष की लंबाई कोई बच्चा बता सकता है चित्र देख के? 2l। वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण P बराबर Q × 2l। और बच्चों, वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण जो P होता है यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। माने वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण वेक्टर P इस डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस आवेश की ओर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वेक्टर P की दिशा -q से +q की ओर होगी। कोई दिक्कत किसी को? -q से +q की ओर ये जो वैद्युत दुधुर्व आघूर्ण है इसकी दिशा होगी। याद करिए, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं वैद्युत दुधुर्व के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ रहे हैं और आपको समझाए हुए हैं कि वैद्युत दुधुर्व के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए जो वैद्युत दुधुर्व होता है उसके दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग निकालते हैं तो परिणामी तीव्रता आ जाती है। दो स्थितियों में तीव्रता पता कर चुके हैं। वैद्युत दुधुर्व के अक्ष की दिशा में स्थित बिंदु पर माने अक्षीय स्थिति में,
और वैद्युत ध्रुव के अक्ष की लंबवर्धक रेखा की दिशा में, माने निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन थोड़ा लेंदी था और वेक्टर एनालिसिस और मैथ दोनों लगी थी। कल हमने 2 बार 3 बार समझा दिया था। आप लोग अब जो है घर पे 2-3 बार लिख करके लिख डालिए, तभी याद हो जाएगा, नहीं आएगा नहीं। तो अब एक तीसरी स्थिति भी है कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विशेष स्थिति में निकालिए। कैसे स्थिति में? तो ये वैद्युत ध्रुव बना हुआ है। मान लो तीव्रता ऐसे बिंदु पर निकालना है जो न अच्छी हो और न ही, मतलब यहां मान ले एक बिंदु यम है। कौन सा बिंदु है? इसी बिंदु यम पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो न अक्ष की दिशा में है न निरक्ष की दिशा में है। माने ये न तो अच्छी है न निरक्षी है, विशेष स्थिति में है। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखो, मान लिया बिंदु यम जो कि वैद्युत ध्रुव के केंद्र से चित्र के हिसाब किताब से देखो r दूरी पर है। कितने दूरी पर है? r दूरी पर, वैद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, और वैद्युत ध्रुव के अक्ष से थीटा दिशा में बिंदु यम है। इसी बिंदु यम पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गौर से सुनिए जरा, वैद्युत ध्रुव AB के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु यम, जिसके अक्ष से दिशा कितनी है, इसी बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। प्यारे साथियों, हम लोग तीव्रता अच्छी स्थिति में लाए थे जब अक्ष की दिशा में, तो क्या आया था 1/4πε0 के 2p/r2। और अभी कल जब निरक्ष की दिशा में, माने अक्ष की लंबवर्धक रेखा की दिशा में निकाले थे, तो क्या आया था 1/4πε0 के p/r2। याद है? अच्छा, 11th की क्लास में वेक्टर एनालिसिस पढ़े थे, तो आपको वहां बताया गया था कि कोई भी वेक्टर 2 वेक्टरों से मिलकर बना होता है, जिसे उसके घटक वेक्टर कहा जाता है, कंपोनेंट वेक्टर। जैसे ये वेक्टर A है, तो x अक्ष की दिशा में घटक A cos थीटा और y अक्ष की दिशा में घटक A sin थीटा, दोनों मिलाने पर फिर से वेक्टर A बन जाता है। ये घटक वेक्टर होते हैं। जैसे याद करो कि चीनी और पानी मिलाने पर शरबत बनता है, तो अगर वेक्टर शरबत हो तो वेक्टर शरबत के 2 घटक वेक्टर, वेक्टर चीनी और वेक्टर पानी होंगे। तो वैसे ही हमेशा हर वेक्टर 2 घटक वेक्टर में डिवाइड हो जाता है, काश में और साइन। तो यहाँ गौर से देखो, -q और +q आवेशों के कारण जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है, वो -q से +q की ओर है कि नहीं? तो इस वेक्टर P के 2 घटक हो जाएंगे, P cos थीटा और P sin। और बच्चों P cos थीटा, cos हमेशा पास, इस दिशा में P cos थीटा, ये घटक P cos थीटा, वेक्टर P का ये घटक कौन सा है? P cos थीटा। और जानते हो कि x अक्ष और y अक्ष की दिशा में घटक होते हैं। तो जैसे ये ऐसे लाइन थे, वेक्टर P का इधर घटक वेक्टर P cos थीटा, तो जस्ट लंबवत जैसे हमारा मार्कर है, इस दिशा में कौन सा घटक होगा? वेक्टर P sin थीटा। इधर क्लियर? तो यहाँ आप ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि ये जो है घटक P sin थीटा लंबवत घटक है। तो अब आप चित्र देखो, आपके सामने वेक्टर P जो -q से +q आवेश की ओर है, इसके क्या घटक दिखाई दे रहे हैं? P cos थीटा और P sin थीटा। एक चीज और देखिए, ये जो घटक P cos थीटा है, इसकी दिशा में यम है। नहीं समझे अब क्या बोल रहे हैं? घटक P cos थीटा की दिशा में यम है, और जब कोई बिंदु अक्ष की दिशा में होता है तो उसे अच्छी स्थिति का बिंदु कहते हैं। तो माने P cos थीटा के कारण अगर यम पर तीव्रता निकाले, बिंदु यम पर तीव्रता, और वो तीव्रता अगर वेक्टर E1 हो, तो ये अच्छी स्थिति तीव्रता होगी कि नहीं? इधर क्लियर? और ये जो घटक P sin थीटा है, देखो इसके लंबवत दिशा में यम है,
तो माने इस घटक के कारण तीव्रता जो आएगी, अगर इस तरह से उसको दिखाएं लंबवत वेक्टर के रूप में, ये वेक्टर E2, ये कौन सी तीव्रता होगी? निरक्षीय स्थितिक तीव्रता होगी कि नहीं? तो अब आप एक बार फिर से समझिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव AB है उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वेक्टर P। किस दिशा में है? -q से +q की दिशा में। हमको इस वेक्टर P के कारण अगर तीव्रता माने द्विध्रुव के कारण तीव्रता जाननी हो और एक बिंदु M पर तीव्रता जाननी हो जो द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी और थीटा दिशा में हो, तो इस वेक्टर P के क्या घटक कल्पना कर रहे हैं? एक P cos थीटा और एक हुआ P cos थीटा भी E पर तीव्रता बनाएगा और P sin थीटा भी E पर। दोनों तीव्रताओं को वेक्टर विधि से जोड़ देंगे तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी। चित्र जरा समझिए, P cos थीटा की दिशा में M है, तो P cos थीटा के कारण M पर जो तीव्रता बनेगी वो अच्छी स्थितिक तीव्रता रहेगी कि नहीं? मान ली वो तीव्रता कितनी बन गई है? वेक्टर E1। इधर क्लियर? और P sin थीटा देखो लंबवत दिशा में है M की नहीं? भाई ऐसे है P sin थीटा, तो इसके लंबवत दिशा में M है कि नहीं? तो P sin थीटा के कारण तीव्रता निरक्षीय स्थिति वाली बनेगी। और मान लेते हैं वो तीव्रता क्या है? वेक्टर E2। कई तीव्रताएं चित्र में दिख रही हैं, E1 और E2। अगर इन्हें वेक्टर विधि जोड़ दिया जाए परिणामी तीव्रता आ जाएगी। कल अभी बताए थे दो वेक्टरों का जोड़ने का तरीका क्या होता है। पहले पहला वेक्टर खींचो, जहां से पहला वेक्टर समाप्त हो वहीं से दी गई दिशा में कौन सा वेक्टर खींच दो? दूसरा। माने ये वेक्टर E2, ये ऐसे खींच दिए। फिर पहले वेक्टर के शीर्ष को अंतिम वेक्टर, पहले वेक्टर के पुच्छ को अंतिम वेक्टर के शीर्ष से मिला दे तो यही क्या आ जाएगा? परिणामी तीव्रता वेक्टर E। ये ऐसे मिला दिए, समांतर चतुर्भुज बन गया, ये L लिख दिए। माने हमारी परिणामी तीव्रता यमन है जिसे निकालना है, जो E1 और E2 का परिणामी है। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, घटक P cos थीटा की दिशा में बिंदु M है, बिंदु M है, इसलिए P cos थीटा के कारण M पर तीव्रता कैसे आएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में मिलेगी कि नहीं? कौन सी स्थिति में मिलेगी? और E1 से अगर लिखी गई है तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान, यही है बच्चों। तो आप लोग हम लोग यही निकालेंगे, देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r3। तो अब P के बजाय यहाँ क्या है? P cos थीटा अपान r3। कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है। और जो घटक P sin थीटा उसकी लंबवत दिशा में है M, तो P sin थीटा के कारण तीव्रता E2 निरक्षीय स्थिति वाली तीव्रता का सूत्र से आएगी। घटक P sin थीटा की लंबवत दिशा में बिंदु M स्थित है, इसलिए M पर P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति से आएगी? निरक्षीय स्थिति की होगी। और E2 बराबर, याद करो कल ही डेरिवेशन कराए हैं, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान r³ होता है हिमांशु गुप्ता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P sin थीटा अपान r³। सुस्मी यहां तक समझ में है? देखो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P था उसके क्या घटक बनाए?
एक पी cos थीटा जो m की ओर और एक पी sin थीटा जो m के लंबवत। पी cos थीटा कारण m पर तीव्रता कितनी बनी है, चित्र देख के बताओ, वेक्टर E1। और पी sin थीटा कारण तीव्रता कितनी बनी है, दोनों का परिणामी क्या है, वेक्टर E। और परिणामी निकालने का कल एक सूत्र बताए थे कि दो वेक्टर अगर परस्पर जो है किसी कोण पर हो तो उनके परिणामी निकालने का फार्मूला कल बताए थे, E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू, यही बताए थे कि नहीं। तो यहाँ ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है कि नहीं, माने इनके बीच 90 अंश का कोण है। तो देखो वेक्टर E1 व वेक्टर E2 परस्पर कैसे है, लंबवत है, इसलिए इनके परिणामी, क्या नाम है परिणामी का, वेक्टर E हेतु सूत्र कल वाला E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, ठीक है। अब आगे देखो जरा सौरभ, E स्क्वायर बराबर E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। तो यहाँ सौरभ मौर्य E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये E बराबर आ गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। प्यारे बच्चों E1 का मान रख दें, E2 का मान रख दें और उसके बाद हल कर लें तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी विशेष स्थिति में। और एक चीज बता रहे हैं बेटा, ये जो तीव्रता आ रही है यही तीव्रता का मेन फार्मूला होगा, क्योंकि इसी सूत्र से वो दोनों तीव्रताएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। देखो पहले तीव्रता निकाले तो, अतः E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 और E2 का मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p sin थीटा अपान r क्यूब का। देखो बेटा कछु कॉमन है, कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन, होल स्क्वायर कॉमन हो गया। जो बचेगा ब्रैकेट 2 cos का होल स्क्वायर, यहां सब कुछ निकल गया, साइन का होल स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर गायब हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब बाहर हो गया, दिख रहा है। 2 cos का होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सरल कर दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जाता है त्रिकोणमिति से। और बच्चों ये परिणामी सूत्र आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीसरी स्थिति है, विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों ये जो तीव्रता का फार्मूला है गौर फरमाइएगा, इस फार्मूले से हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों तीव्रताओं का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं।
मतलब अगर ये फार्मूला हमारा व्यापक माना जाए, कहा जाए अच्छी स्थिति में तीव्रता निकालो, माने जो बिंदु यम वहां है ये ऐसे, अब ये ऐसे हो जाए तो माने थीटा बराबर क्या हो जाए 0। तो इस सूत्र में थीटा की जगह 0 लिख दो तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। साफ साफ देखो कैसे आएगा, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, cos 0 का 1 होता है, तो ये 3 और 1 4 हो गया, अंडर रूट 4 माने 2 हो गया। तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r3। यही तो होता भी है अच्छी स्थिति वाला। और अगर कहे निरक्षी स्थिति में तीव्रता बताओ, माने हम ऐसे लंबवत दिशा में हो, माने तब थीटा 90 हो जाए, तो सूत्र में थीटा की जगह क्या रख दे 90, तो 3 का स्क्वायर 90 का 90 का मान 0, 1 बचेगा, माने आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r3। माने इसी सूत्र से दोनों तीव्रताएं आ सकती हैं। अब हम जो है एक बार और निधि शुक्ला के कहने पर समझा रहे हैं, निधि जी ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे साथियों, मान ले रहे हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, -q और +q आवेशों से बना हुआ और द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई 2l है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव AB दिखाई दिया, -q और +q से मिलकर बना दिखाई दिया, और गौर से देखिए जरा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई 2l है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l। अब वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर P की दिशा हमेशा -q से +q की ओर, माने इधर होती है, बना दिखा दिए, इधर क्लियर। अब मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी और थीटा दिशा पर एक बिंदु यम है, उसी बिंदु यम पर तीव्रता पता करनी है। तो ये वेक्टर P के कई घटक की कल्पना कीजिए, 2, एक P cos थीटा और एक व लंबवत P sin थीटा। P cos थीटा भी यम पर तीव्रता बनाएगा और P sin थीटा भी यम पर तीव्रता। P cos थीटा के कारण यम पर तीव्रता अच्छी स्थिति तीव्रता हुई वेक्टर E1, P sin थीटा के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति तीव्रता हुई वेक्टर E2। तो दो तीव्रताएं वेक्टर E1 और E2 P cos और P sin के कारण आई, इनका जो है परिणामी निकालें। तो ये E1 है, यहाँ से E2 बना दिए, दोनों जुड़ रहे हैं, पहले वेक्टर के पुच्छ को आखिरी के शीर्ष से मिला दिए, परिणामी आ जाएगा। तो E1 और E2 लंबवत दिख रहे हैं, इनका परिणामी अगर निकालेंगे तो E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर धन 2 E1 E2 cos 90 से ये इतना आएगा, cos 90 मान 0 हो जाता है। E1 और E2 का अलग अलग मान, E1 माने P cos थीटा के कारण तीव्रता यम पर, माने अच्छी स्थिति वाला तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r3 की जगह P cos थीटा हो गया, बस P की जगह P cos थीटा हो गया। ऐसे ही P sin थीटा के कारण यम पर तीव्रता, माने निरक्षी स्थिति वाली तीव्रता का सूत्र लगा p/r3 में P sin थीटा/r3 हो गया। इस सूत्र में मान रख दिए दोनों का, E1 का भी E2 का भी, कॉमन ले लिए, बाहर आ गया, अंदर 4 का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको 1 - का स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आ गया।